फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो कैल्क की एक्सटेंशन क्या होती है? ओडीएस। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द यूज ऑफ कंसोलिडेट इन कैल्क। तो कंसोलिडेट का हम यूज किस लिए करते हैं? जब हमें बहुत सारी शीट्स से डेटा को इकट्ठा करके एक सिंगल शीट में कंबाइन करना होता है। क्यों? किसी भी तरह की हमें रिसर्च करनी है या फिर कोई ना कोई हमें कंक्लूजन या रिजल्ट निकालना है, तो उसके लिए हम डेटा को कंबाइन करते हैं एक सिंगल शीट में। इसके लिए हम यूज करते हैं कंसोलिडेट। ठीक है, चलिए। So consolidate is a function used to combine information from multiple sheets of the spreadsheet into one place to summarize the information. ठीक है, it is used to view and compare variety of data in a single spreadsheet for identifying trends and relationships. तो relationships and trends को identify करने के लिए हम डेटा का एनालिसिस करते हैं एक सिंगल शीट के अंदर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मेन्यू में हमें कंसोलिडेट ऑप्शन मिलता है? सो डेटा मेन्यू में हमें कंसोलिडेट ऑप्शन मिलता है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर ग्रुप्स इन कैल्क। ग्रुप क्या होता है? जब मेरे पास एक ही तरह का डेटा है कुछ सेल्स में, कुछ रेंज ऑफ सेल्स में, तो मैं उन सभी को सेलेक्ट करके एक ग्रुप बना सकता हूं। ग्रुप का क्या फायदा है कि ये सारी चीजें अब कंबाइन हो चुकी हैं। मतलब यहाँ पे मेरे पास एक माइनस का साइन आ जाएगा। अब जैसे ही मैं इस माइनस पे क्लिक करता हूं तो ये पूरा ग्रुप छिप जाएगा। अब जैसे ये ग्रुप ग्रुप छिप जाएगा ना, कोलैप्स हो जाएगा, तो यहाँ पे एक प्लस का साइन बन जाएगा। प्लस के साइन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये ग्रुप वापस से फैल के आ जाएगा मेरे पास पहले की तरह। तो ये फायदा होता है ग्रुप बनाने का। इससे क्या है कि आप डाटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपनी शीट के अंदर। तो आइए समझते हैं। So group and outline in Calc is used to create an outline of the selected data and can group rows and columns. तो आप rows और columns को group कर सकते हो इसमें। आप collapse कर सकते हो हाइड करने के लिए एंड एक्सपेंड कर सकते हो इसको शो करने के लिए केवल एक सिंगल क्लिक में। नेक्स्ट, सो करते कैसे हैं ग्रुप? डेटा मेन्यू में ग्रुप एंड आउटलाइन नाम का ऑप्शन होता है, उसके अंदर आप रोज या फिर कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे एक्सप्लेन द यूज ऑफ सब टोटल। सब टोटल का हम यूज क्यों करते हैं? सब टोटल में क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली ग्रुप्स बना देता है। जो भी आप डिमांड करोगे उसके अकॉर्डिंग ग्रुप्स बनाएगा और उन ग्रुप्स पे ये मैथमेटिकल फंक्शंस भी अप्लाई कर सकता है, जैसे कि सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट। ठीक है, तो सब टोटल इसलिए काम आता है। तो it creates the group automatically and applies common functions like sum, average on the group data. ठीक है, one can use any type of summary function. आप किसी भी तरह का फंक्शन अप्लाई कर सकते हो for each column as per the requirement. ठीक है, it can group subtotals by using category and sorts them in ascending and descending order so that one need not to use filters. तो आप इससे sorting भी करा सकते हो अपने subtotal से, तो आपको फिर बाद में कोई समस्या नहीं आएगी, आपका डेटा और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखेगा। डेटा मेन्यू में आपको सब टोटल ऑप्शन मिलता है। ये चीज आप जरूर याद रखना कि किस मेन्यू में कौन सा ऑप्शन मिलता है। ठीक है, वैसे ज्यादा पूछता नहीं है मेन्यूज के बारे में, लेकिन पूछ सकता है। इस बार मुझे लग रहा है कि वो पूछ सकता है कि किस मेन्यू में आपको कौन सा ऑप्शन मिलता है। आपको दे देगा कि भाई सिनेरियोज कहाँ मिलते हैं, तो आपको बताना होगा कि इस मेन्यू में आपको सिनेरियो देखने को मिलते हैं। चलिए, तो सिनेरियो क्या होता है आइए समझते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा है, तो ये सेट ऑफ वैल्यूज है दैट कैन बी यूज्ड विद इन द कैलकुलेशंस इन द स्प्रेडशीट। भैया समझ नहीं आया? चलो, जब समझाया था वन शॉट के अंदर तब तो तुमने समझा नहीं, अब क्या समझोगे? पर चलो फिर भी समझा देते हैं। मान लीजिए कि मुझे कुछ इनपुट वैल्यूज देनी है। सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा हूं मैं। सेम एग्जांपल लूंगा, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाई 100। ठीक है, तो मैंने प्रिंसिपल दिया कुछ, रेट दिया कुछ, फिर टाइम दिया और मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और केस लेता हूँ जहां पे प्रिंसिपल रेट या फिर टाइम की वैल्यूज को चेंज करूंगा तो कुछ और सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। फिर कुछ और वैल्यूज दूंगा तो कुछ और सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ और आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। फायदा क्या है इसका? इससे मैं डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ कैलकुलेशंस को सेव कर रहा हूँ। जितनी भी मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ ना, सभी को मैं सेव कर सकता हूँ। और ये सेव ऐसे नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेल लिया जिसमें मैंने सिंपल इंटरेस्ट डाल रखा है, एक सेल में मैंने प्रिंसिपल डाल रखा है, एक में रेट और एक में टाइम। तो ऐसा नहीं है कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस के लिए फिर और सेल्स में भी डेटा डालना पड़ेगा, नहीं। इन्हीं सेट्स के अंदर आप डिफरेंट सेट्स ऑफ कैलकुलेशंस को सेव कर सकते हो। इसके लिए हम यूज करते हैं सिनेरियोज, और इनका पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इफ सिनेरियोज। सो अ नेम इज गिवन टू द सिनेरियो एंड सेवरल सिनेरियोज कैन बी क्रिएटेड ऑन द सेम शीट। आप सेम शीट पे बहुत सारे सिनेरियोज बना सकते हो। इसका यूज क्या है? टू एक्सप्लोर एंड कंपेयर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स डिपेंडिंग ऑन चेंजिंग कंडीशंस। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे क्या रिजल्ट आते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो किसी भी आउटपुट को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। दिस टूल इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द आउटपुट व्हाइल चेंजिंग द इनपुट्स। ठीक है,
ये मैंने बता दिया आपको, इनपुट चेंज करते हैं और आउटपुट निकल के आता है। वन कैन चूज द बेस्ट प्लान ऑफ एक्शन। तो आप जो बेस्ट आपको कंडीशन लगती है वो आप चूज कर सकते हो। सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द यूज ऑफ गोल सीक। तो गोल सीक में क्या होता है, देखो अभी हम क्या कर रहे थे, इनपुट वैल्यूज को चेंज कर रहे थे, प्रिंसिपल रेट टाइम को चेंज कर रहे थे और हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ रहा था। अगर मैं चाहूं तो ऐसा भी कर सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट में पहले ही दे दूं, प्रिंसिपल पहले दे दूं, रेट पहले दे दूं और टाइम निकलवाना है। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा गोल सीक का। मतलब मैंने आउटपुट जो है ना वो पहले ही डिक्लेयर कर दिया, आउटपुट आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया और आप पूछ रहे हो कि इनपुट क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक बच्चा है जिसके 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दे रखे हैं, 4 सब्जेक्ट किसी में 70 है, किसी में 75 है, किसी में 80 है, किसी में 90 है। अब उसको ओवरऑल जो है परसेंटेज लेके आनी है 90, 80 ले लेते हैं, 80 उसको परसेंटेज लेके आनी है और उसका 5वीं सब्जेक्ट का एग्जाम अभी बाकी है। तो 5वीं सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आने चाहिए, यानी कि आपको 4 इनपुट दे दिए और एक आउटपुट दे दिया, 5वां इनपुट आपसे पूछा है। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, गोल सीक का यूज करोगे। चलिए समझते हैं इसकी डेफिनेशन। So goal seek helps in finding out the input for a specific output. For example, if you want to know the number of units produced to get the desired output, you can use goal seek. तो अगर आप चाहो कि मुझे इतना आउटपुट चाहिए, इतना प्रोडक्शन चाहिए, तो उसके लिए नंबर ऑफ इनपुट्स क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स का प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, तो उसके लिए आप गोल सीक का यूज कर सकते हो। टूल्स मेन्यू में आपको गोल सीक का ऑप्शन मिलता है। चलिए, डैश आर यूज टू रिपीट द सेम टास्क ओवर एंड ओवर अगेन। तो एक ही टास्क को अगर बार बार करना है आपको अपनी फाइल के अंदर, तो कैसे करोगे, मैक्रोज की हेल्प से। सो मैक्रोज इसका आंसर है। मैक्रोज की इंपॉर्टेंस आपको डिस्क्राइब करनी है, तो किसी भी काम को अगर मुझे बार बार करना पड़ता है तो उसके लिए मैक्रो का यूज करता हूं। ठीक है, तो मैक्रो को सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी हम काम कर रहे हैं उसको करने से पहले मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे, स्टार्ट कर देंगे रिकॉर्डिंग को, फिर हम सारे काम करेंगे। जैसे ही मेरा काम फिनिश हो जाएगा तो मैक्रो की रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूंगा। फिर वो काम जब भी मुझे दोबारा करना होगा ना, तो मैं पूरा काम दोबारा नहीं करूंगा, मैं सिंपल मैक्रो को रन करूंगा, पूरा काम एक सिंगल क्लिक में हो जाएगा। आइए समझते हैं। Macro is used to automate repeated tasks that are always performed in the same way over and over again. तो एक ही तरीके से होने वाले कामों को करने के लिए हम मैक्रो का यूज करते हैं। मैक्रो इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो मैक्रो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है, यानी कि एक सिंगल क्लिक में काम करता है, जो कि बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रन कराता है। These set of instructions can be sequence of commands or keystrokes that can be used for any number of times. तो जो भी हम कमांड्स दे रहे हैं कंप्यूटर में, उन सभी का एक सीक्वेंस वो अपने आप में रिकॉर्ड करता रहता है और उसको आप बाद में कितनी बार यूज कर सकते हो। एक मिनट, सॉरी ये कैमरा थोड़ा हिल रहा है बार बार। A sequence of actions such as keystroke and clicks can be recorded and then run as per the requirement. तो आप अपने क्लिक्स को, की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड कर सकते हो और जब भी रिक्वायरमेंट है उसको आप रन करा सकते हो। जो मैक्रो रिकॉर्डिंग है बाय डिफॉल्ट टर्न ऑन रहती है या फिर ऑफ रहती है जब आप ऑफिस को इंस्टॉल करते हो। तो बाय डिफॉल्ट मैक्रो रिकॉर्डिंग डिसेबल्ड रहती है, तो टर्न ऑफ रहती है जब आप लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल करते हो, लेकिन आप उसको टर्न ऑन भी कर सकते हो। कैसे टर्न ऑन कर सकते हो देखते हैं। तो उसके लिए टूल मेन्यू पे जाके ऑप्शंस पे जाओगे, आप लिब्रे ऑफिस में जाओगे, वहां पे एडवांस्ड पे क्लिक करोगे, वहां पे एक ऑप्शन होगा इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग नाम का, तो उसके साइड में एक डब्बा होगा, उस पर आपको टिक मार देना है, तो आपकी मैक्रो रिकॉर्डिंग यहाँ से इनेबल हो जाएगी। तो अब आप टूल्स मेन्यू में मैक्रो पे जाके यहाँ पे मैक्रो की रिकॉर्डिंग को शुरू कर सकते हो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। विच एक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन मैक्रो। जब हम मैक्रो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें हैं जो रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं। तो देखो कुछ चीजें हैं, जैसे कि स्विचिंग ऑफ विंडोज है। विंडोज जब आप स्विच कर रहे हो, विंडो से दूसरी विंडो पे जा रहे हो, तो वो रिकॉर्ड नहीं होता है। दूसरा है सिलेक्शन, कि कोई चीज हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी है, ये तो गलत हो गया। नहीं, कोई चीज हम सेलेक्ट कर रहे हैं माउस से, माउस की हेल्प से अगर कोई चीज हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी। लेकिन अगर कोई सेल हम कीबोर्ड की हेल्प से सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, यानी कि माउस के द्वारा दिए हुए सिलेक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगे, कीबोर्ड के द्वारा दिए हुए सिलेक्शंस रिकॉर्ड होंगे। तो आइए समझते हैं कौन कौन से एक्शंस हैं जो कि मैक्रो में रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे ओपनिंग ऑफ विंडोज है, एक्शंस कैरिड आउट इन अनदर विंडो देन वेयर द रिकॉर्डिंग वाज स्टार्टेड। तो जिस विंडो में रिकॉर्डिंग चल रही है केवल वहीं के एक्शंस रिकॉर्ड होंगे, बाकी किसी भी विंडो का कोई एक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। विंडो की स्विचिंग भी रिकॉर्ड नहीं होने वाली है। उसके बाद जो कि स्प्रेडशीट के कंटेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद माउस के द्वारा दिए हुए सिलेक्शंस भी मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करता है। नेक्स्ट है इन विच सॉफ्टवेयर ऑफ लिब्रे ऑफिस डू मैक्रोस वर्क। तो मैक्रोस
किस सॉफ्टवेयर में हम यूज कर सकते हैं। आप बोलोगे कैल्क का ये चैप्टर है, कैल्क का आप क्वेश्चन करा रहे हो, तो कैल्क ही आंसर है। आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन राइटर में भी हम मैक्रोज को यूज कर सकते हैं। सो राइटर एंड कैल्क इसका आंसर है। स्टेप्स बतानी है आपको टू रिकॉर्ड अ मैक्रो इन कैल्क। तो कैल्क में मैक्रो को रिकॉर्ड कैसे करते हैं हम, तो टूल्स मेनू पे जाएंगे, मैक्रोज पे क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर देंगे। मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप अब यहाँ पे जो भी काम करोगे वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। हमें वहां पे एक छोटा सा वो दिखता है, एक अलर्ट टाइप, और वहां पे स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन भी होता है, उस पर क्लिक करके आप मैक्रो की रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हो। फिर आप जैसे ही स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हो ना, तो बेसिक मैक्रोज डायलॉग विंडो ओपन होती है, जहां पे आप मैक्रो को सेव कर सकते हो। ठीक है। सो आपको वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जहां पे आपको अपने मैक्रो को सेव करना है। ऑब्जेक्ट बोले तो आपको अपनी लाइब्रेरी और मॉड्यूल सेव करना, सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपको मैक्रो सेव करना है। जैसे बाय डिफॉल्ट जो आपकी लाइब्रेरी होती है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर आपको मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल 1 नाम से मिलती है। उसके अंदर आपके जो मैक्रो का नेम बाय डिफॉल्ट मेन होता है। तो आप क्या करोगे, जब मैक्रो को सेव करोगे तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में अपने आप को पाओगे, उसके अंदर मॉड्यूल 1 में अपने आप को पाओगे। उसके अंदर मैक्रो का नाम मेन लिखा हुआ मिलेगा, आप अपना नाम डाल दीजिए कुछ भी मैक्रो का। ठीक है। और इस तरह से आप मैक्रोज को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ मैक्रो बाय डिफॉल्ट, तो मैंने बताया मेन होता है, और बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में सेव होता है मॉड्यूल 1 के अंदर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लाइब्रेरी क्या होती है और लाइब्रेरी का नाम बताइए। लाइब्रेरी होती है कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, मतलब बहुत सारे मॉड्यूल्स को कलेक्ट करके हम एक फोल्डर जो बनाते हैं उसको लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है। और मॉड्यूल्स क्या होती है, मॉड्यूल्स होती है कलेक्शन ऑफ मैक्रोस। तो मॉड्यूल के अंदर मैक्रोस होते हैं और लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल्स होती है। तो बाय डिफॉल्ट जो लाइब्रेरी है वो स्टैंडर्ड है। हाउ कैन अ मैक्रो एज अ फंक्शन कैन बी हेल्पफुल, तो अगर हम मैक्रो को फंक्शन की तरह सेव करते हैं तो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो फंक्शन में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स और वैल्यूज हम उसमें पास करा सकते हैं। अब भैया आर्ग्यूमेंट क्या होता है, मैंने आपको तब भी एक एग्जांपल दिया था। मान लीजिए मुझे सम फंक्शन अप्लाई करना है, तो सम क्या एक फंक्शन है ना, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं हम वो फंक्शंस के थ्रू ही तो करते हैं ज्यादातर। तो सम मुझे करना है 2 और 5 का, तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये क्या हुआ मेरा, ये मेरा आउटपुट हुआ। और 2 और 5 क्या था, ये था मेरा इनपुट। तो जो इनपुट वैल्यूज होती है ना, इन्हीं को हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। यानी कि 2 और 5 जो मैंने वैल्यूज दी है ना, इनको हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। फंक्शन के अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स देते हो, फंक्शन उनको एक्सेप्ट करता है। इट कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन आर्ग्यूमेंट्स, तो आर्ग्यूमेंट से वो परफॉर्म ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। जैसे कि यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन इन्होंने परफॉर्म किया, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड रिटर्न द रिजल्ट, और रिटर्न करता है रिजल्ट को। रिटर्न करने का मतलब होता है आंसर देना। जो जिन लोगों ने थोड़ी सी भी कोडिंग कभी पढ़ी है, तो वो रिटर्न और ये आर्ग्यूमेंट्स ये सब चीजों से वाकिफ होंगे। लेकिन अगर आप नहीं हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है। चलिए, इट विल सेव अस द एफर्ट ऑफ रिमेंबरिंग एंड टाइपिंग द फॉर्मूलाज। तो इससे क्या है कि हम फॉर्मूला को जो टाइप करते हैं, रिमेंबर याद करना पड़ता है, तो वो सब हमारा काम बच जाएगा। चलिए, दो तरीके बताने हैं कैल्क में शीट्स को इंसर्ट करने के। तो एक तो तरीका है सिंपल कि आप शीट मेन्यू पे जाओ और वहां पे आप इंसर्ट शीट पे क्लिक कर दो। ठीक है। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये है कि बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट पे एक प्लस का साइन बना होता है, उस पर आप क्लिक करके नई शीट इंसर्ट कर सकते हो। या फिर जहां पे आपके शीट टैब्स होते हैं ना, सबसे नीचे शीट 1 शीट 2 शीट 3, ये प्लस बटन तो वहीं पे होता है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे बराबर। और शीट टैब्स के पास आप राइट क्लिक कर दो कहीं पे यहाँ पे। ठीक है, वहां से भी आप कर सकते हो शीट्स को इंसर्ट। तो 3 तरीके मैंने आपको बता दिया, आपको 2 लिखने थे यहाँ पे। प्लस साइन होता है बिल्कुल लेफ्ट बॉटम पे, उससे कर सकते हो। दूसरा है राइट क्लिक कर दो कहीं भी शीट टैब पे और इंसर्ट शीट पे क्लिक कर दो। ठीक है। उसके बाद तीसरा तरीका है शीट मेन्यू पे जाके इंसर्ट शीट पे क्लिक कर दो। चलिए, हाइपरलिंक्स का क्या काम होता है, तो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जंप करने के लिए हम हाइपरलिंक्स का यूज करते हैं। सो जंप टू अ डॉक्यूमेंट स्टोर्ड एट अ डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन अ डॉक्यूमेंट, तो एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे या फिर किसी भी वेब पेज पे किसी भी फाइल पे जाने के लिए हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। इट इज पॉसिबल टू जंप फ्रॉम अ शीट इन द सेम स्प्रेडशीट, डिफरेंट स्प्रेडशीट और वेबसाइट। तो आप अपनी ही स्प्रेडशीट के अंदर दूसरी शीट पे जंप कर सकते हो। ठीक है, या फिर किसी वेबसाइट पे भी आप जंप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट और रिलेटिव हाइपरलिंक, हमारे पास दो तरह के हाइपरलिंक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको बताना है। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में क्या होता है कि प्रॉपर एड्रेस सेव होता है, प्रॉपर एड्रेस हम लिंक उसका डालते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये जो है ना, ये मेरी डेस्टिनेशन फाइल है। ये क्या है, मेरी डेस्टिनेशन फाइल।
और ये थी मेरी सोर्स फाइल। तो मैंने सोर्स फाइल के अंदर डेस्टिनेशन का लिंक डाल दिया है। तो अब क्या होगा, ये है मेरा एब्सोल्यूट लिंक। इसमें क्या है कि अगर मैं डेस्टिनेशन फाइल की पोजीशन हल्की सी भी चेंज कर दूं, कहीं और ले जाकर रख दूं, किसी और फोल्डर में रख दूं, तो मेरा एब्सोल्यूट लिंक काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने लोकेशन डाली थी फाइल की वो चेंज हो चुकी है। कंप्यूटर वहां पे जाके फाइल को ढूंढेगा, उसे वो फाइल मिलेगी ही नहीं, तो मेरा एब्सोल्यूट लिंक टूट जाएगा, काम नहीं करेगा। ये होता है एब्सोल्यूट लिंक। रिलेटिव में क्या होता है कि दोनों फाइल्स की रिलेटिव पोजीशन देखी जाती है। जैसे कि ये मेरी सोर्स फाइल हो गई, ये मेरी डेस्टिनेशन फाइल हो गई। दोनों अगर एक ही फोल्डर में हैं, तो अगर पूरे के पूरे फोल्डर को उठा के मैं दूसरी जगह पे रख दूं, तो रिलेटिव लिंक नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि क्योंकि रिलेटिव पोजीशन वहां पे देख रहे हैं हम, क्योंकि पेरेंट फोल्डर सेम होना चाहिए, बस ये हमने डिफाइन किया है रिलेटिव में। अच्छा भैया, इसका मतलब इसका मतलब जैसे एब्सोल्यूट में मैंने डेस्टिनेशन की पोजीशन चेंज की और लिंक टूट गया, और रिलेटिव में अगर मैं सोर्स या फिर डेस्टिनेशन दोनों में से किसी एक भी की भी पोजीशन चेंज कर दूं, तो रिलेटिव टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। यानी कि जो रिलेटिव पोजीशन अगर आपने वो ब्रेक कर दी, तो आपका लिंक टूट जाएगा रिलेटिव हाइपर लिंक के अंदर। ठीक है, थ्योरी पढ़ लेते हैं। एन एब्सोल्यूट लिंक स्टोर्स द कंप्लीट लोकेशन वेयर द फाइल इज स्टोर्ड। ठीक है, इफ द फाइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द लोकेशन, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक विल नॉट वर्क। ठीक है, एग्जांपल दिया हुआ कि इस तरह से हम लोकेशन उसको देते हैं, जो कि एक एब्सोल्यूट लिंक को डिफाइन करती है। ओके, नेक्स्ट है रिलेटिव हाइपरलिंक। तो इसमें क्या होता है, हम लोकेशन स्टोर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू द करंट लोकेशन। एग्जांपल है एडमिन फोल्डर के अंदर डाउनलोड्स पे जाना है आपको और फाइल सर्च करनी है। सो ये एक हाइपरलिंक है जो कि रिलेटिव है एंड इज डिपेंडेंट ऑन द करंट लोकेशन, और करंट लोकेशन पे डिपेंडेंट है। एंड दस द फोल्डर एडमिन इज सर्च्ड वेयर द एक्टिव स्प्रेडशीट इज बीइंग स्टोर्ड। तो जहां पे हमारी एक्टिव स्प्रेडशीट है, जिसमें हम काम कर रहे हैं, जो सोर्स वाली स्प्रेडशीट है, ठीक है, तो उसी का जो पेरेंट फोल्डर है वो देखा जाता है। इफ द कंप्लीट फोल्डर कंटेनिंग द एक्टिव स्प्रेडशीट इज मूव्ड, द रिलेटिव लिंक विल स्टिल बी एक्सेसिबल। तो अगर हम पूरा का पूरा फोल्डर ही कहीं और ले जाएं, तो लिंक फिर भी काम करेगा। चलिए, हाउ कैन वी इंसर्ट टेबल फ्रॉम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट यानी कि वेब पेजेस वगैरह से अगर हमें टेबल्स को इंसर्ट करना है अपनी स्प्रेडशीट में, तो वो कैसे करेंगे हम? तो शीट मेन्यू पे जाके लिंक टू एक्सटर्नल डेटा पे हम क्लिक करेंगे। वहां पे मेरा एक्सटर्नल डेटा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, एक्सटर्नल डेटा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और उस डायलॉग बॉक्स के अंदर हमें यूआरएल टाइप करना है सोर्स डॉक्यूमेंट का, या फिर हम उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से, और फिर एंटर हम प्रेस करेंगे, तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से हमारी टेबल जो है वो इंसर्ट हो जाएगी हमारी स्प्रेडशीट के अंदर। चलिए, मैनी टू टूल्स व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड इन शेयर्ड मोड। तो जब भी हम किसी भी स्प्रेडशीट को शेयर कर रहे होते हैं, तो कुछ टूल्स डिसेबल हो जाते हैं। तो दो के नाम आपको बताने, कोई बात नहीं, मैं 5-6 के नाम बता देता हूँ आपको। अंडू, रीडू, रिपीट, पेस्ट, लिंक टू एक्सटर्नल फाइल, इमेज मैप और ऑब्जेक्ट। ये सारे टूल्स आप यूज नहीं कर पाते हो, और भी बहुत सारे होते हैं जिनको आप नहीं यूज कर सकते। नेक्स्ट 23। सो यहाँ पे हमें बताना है हाउ कैन वी रिकॉर्ड चेंजेस इन कैल्क। तो कैल्क के अंदर चेंजेस को अगर हमें रिकॉर्ड करना है, तो वो हम कैसे करते हैं? तो चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए पहले हमें शेयर्ड मोड को डिसेबल करना पड़ेगा। तो टूल्स मेन्यू में जाके शेयर स्प्रेडशीट पे जाएंगे, वहां से शेयर्ड मोड को हम डिसेबल कर देंगे। देन एडिट मेन्यू में ट्रैक चेंजेस पे जाके रिकॉर्ड पे हम क्लिक करेंगे। अब हमें जो भी चेंज हो रहा है ना, उसका सेल का जो बॉर्डर कलर है वो रेड हो जाएगा। उसके साथ साथ द सेल विल डिस्प्ले द डिस्क्रिप्शन इफ द कर्सर मूव्स टू द चेंज्ड सेल। तो जहां पे चेंज हुआ है उस सेल पे आप जैसे ही पॉइंटर को अपने कर्सर को लेके आते हो, तो वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको दिखा देगा कि ये सेल थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, ओके। हाउ कैन यू फॉर्मेट कमेंट्स इन कैल्क। तो कैल्क के अंदर कमेंट्स की अगर हमें फॉर्मेटिंग करनी है, यानी कि उनका क्या कह सकते हैं, कलर वगैरह चेंज करना है, ये सब तो कैसे कर सकते हैं? तो हम उस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करेंगे, और वहां पे हम बहुत सारी चीजें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि इफेक्ट हो गया, फॉन्ट इफेक्ट हो गया, फॉन्ट हो गया, अलाइनमेंट, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, सेल प्रोटेक्शन, और क्या कह सकते हैं, लाइन कलर, फिल कलर, सारी चीजें हम यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं अपनी कमेंट्स की। ठीक है, चलिए 25। हाउ कैन वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस। तो जब भी हमने स्प्रेडशीट को शेयर किया, यूजर ने चेंजेस किए, तो ऑथर के पास अथॉरिटी है कि वो क्या करेगा, चेंजेस को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करेगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए एडिट मेन्यू पे जाऊंगा और ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करूंगा, वहां पे मैनेज पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरे पास हर एक चेंज आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे ओपन होता है मैनेज चेंजेस डायलॉग विंडो, और वहां पे हर एक चेंज को मैं एक्सेप्ट कर दूंगा या फिर रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और कुछ दो ऑप्शन और होते हैं हमारे पास, एक्सेप्ट ऑल और रिजेक्ट ऑल। इन पे क्लिक करने से या तो सारे चेंजेस एक्सेप्ट हो जाएंगे या फिर सारे चेंजेस रिजेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, इन विच केसेस मर्जिंग शीट्स यूजफुल। तो शीट्स को मर्ज करना कब यूजफुल होता है? जब आपके पास बहुत सारे यूजर्स ने शीट्स को रिटर्न किया है काम करने के बाद,
तो आप उन सभी को मर्ज करके एक साथ सभी के चेंजेस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो व्हेन मल्टीपल यूजर्स रिटर्न द स्प्रेडशीट आफ्टर वर्किंग, देन यू कैन मर्ज द स्प्रेडशीट्स टू क्विकली accept or reject the changes. So if the same spreadsheet is reviewed by different team members and you have two different versions of the same spreadsheet, fine. ठीक है, तो एडिट मेन्यू पे जाके ट्रैक चेंजेस पे आप क्लिक करोगे और मर्ज डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दोगे। इस तरह से आप शीट्स को मर्ज कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज होती है कंपेयरिंग शीट्स। तो कंपेयरिंग में क्या होता है कि मान लीजिए आप भूल गए चेंजेस को रिकॉर्ड करना, ये सब रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो क्या करोगे? तो आप कंपेयरिंग का यूज कर सकते हो। उसमें क्या है, आप ओरिजिनल वर्कशीट के साथ दूसरी वर्कशीट को, यानी कि ओरिजिनल वर्कशीट और मॉडिफाइड वर्कशीट दोनों को कंपेयर कर सकते हो। उससे क्या है कि आप फिर वही काम कर सकते हो, चेंजेस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू।